तो डॉक्टर धवन, अब प्रैक्टिकल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पेशेंट को अगर जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, व्हाट इज़ द परसेंटेज रोल दैट डाइट प्लेज इन देयर ट्रीटमेंट? आखिर ट्रीटमेंट जब वो लेते हैं हमसे, तो आखिर डाइट का कितने % रोल है इसमें? हाय एवरीवन, वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल्स थर्ड पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डाइट अबाउट सोराइसिस। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि सर सोराइसिस के ऊपर एक डाइट की वीडियो आप बनाइए। डाइट के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, मिस कम्युनिकेशन रहता है। तो आज फाइनली हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर सोराइसिस के पेशेंट्स को क्या डाइट लेना चाहिए, क्या डाइट का कोई रोल है सोराइसिस में, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या कुछ चीज़ें खाने से सोराइसिस बढ़ता है, क्या कुछ चीज़ें खाने से सोराइसिस कम होता है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। और आप एक प्लीज़ ये वीडियो के एंड तक रुकें और हमसे एक क्वेश्चन पूछें ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उसका आंसर दें। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर शैलेंद्र धवन को। डॉक्टर शैलेंद्र धवन, हाय, हाउ आर यू? मैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, मैं इंचार्ज काया क्लब ग्लोबल। और काया क्लब ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से 2 लाख से ज़्यादा सोराइसिस और विटिलिगो के पेशेंट का कंसल्टेशन दे चुके हैं। काया क्लब ग्लोबल दिल्ली एनसीआर में स्थित हॉस्पिटल है और जो आसपास के पेशेंट्स हैं वो क्लिनिक पर विजिट करके अपना मेडिसिन लेते हैं। और जो लोग दूर रहते हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से और दूर की स्टेट से जो पेशेंट हैं, वो अपना प्रोफाइल, अपना डिटेल्स हमारे क्लिनिक पे व्हाट्सएप से भेजते हैं और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करके उनकी ट्रीटमेंट डिसाइड करके और ट्रीटमेंट ऑनलाइन उनको भेजा जाता है। आपको मैं एक माइलस्टोन बताना चाहूँगा कि पिछले 30 सालों के एक्सपीरियंस से जो हमने अचीव किया है कि काया क्लब का 3 मंथ्स ट्रीटमेंट प्लान जब हम पेशेंट को भेजते हैं तो 3 मंथ्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स उसको देखने को मिलती हैं। नंबर 1, जो रेडनेस होती है स्किन के ऊपर, वो रेडनेस कालेपन में बदलना शुरू हो जाती है। जो ऊपर पपड़ियाँ आई होती हैं, पपड़ियाँ हटनी शुरू हो जाती हैं। पेशेंट की इचिंग ठीक हो जाती है। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पैचेस उभरे हुए होते हैं वो फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चारों चीज़ें पहले 3 महीनों के अंदर अंदर पेशेंट्स को मिल जाती हैं। और फिर जो प्रोटोकॉल हमने डेवलप किया है उसको लॉन्ग टर्म पे यूज़ करने पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो काया क्लब का अचीवमेंट ये है कि डिजीज़ ठीक होकर वापस नहीं आता। आई थिंक सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के माइंड में यही होता है कि वो बहुत डॉक्टर्स को, जैसे डॉक्टर शॉपिंग जो हमने आजकल वर्ड चल रहा है कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे पेशेंट जंप करता रहता है। डॉक्टर समित का, जैसे हम आज इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं जी, मैं, क्योंकि ये डाइट के ऊपर हम ये बनाने जा रहे हैं पॉडकास्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डाइट में पेशेंट को हेल्प करती हैं। इसमें मैं सबसे पहले तो एक और मैं इसमें क्वेश्चन उठाऊंगा, वो ये है कि पेशेंट्स को लगता है कि शायद कोई रोल ही नहीं है डाइट का सोराइसिस में। तो सबसे पहले तो हम ये पकड़ते हैं कि आखिर कुछ रोल है भी डाइट का कि नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सोराइसिस क्या है। देखिए, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जहाँ पे स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो रेडनेस हो रही है, जो पपड़ी बन रही है, जो लाली उठ रही है, ये आखिर क्या है? ये स्किन की इन्फ्लेमेशन है। तो कोई भी ऐसा खाना खाने से जिससे कि शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है वो हमें अवॉइड करना है। और कोई भी ऐसा खाना खाने से जिससे कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे गट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलाई जो है, जो ई कोलाई जो बढ़ता है, वो हमें अवॉइड करना है। और ऐसे खाने जो कि हमारे बॉडी के जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो कि लैक्टोबैसिलस होते हैं, उसको इंप्रूव करता है, वो हमें खाना है। तो फॉर एग्जांपल आपके जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होती हैं, ये हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसको ये बढ़ाता है। तो इसका हमें सेवन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, रेड मीट खाने से हमको पता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है। इन्फ्लेमेशन कैसे पैदा हो रही है? जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया ई कोलाई, तो जो गट माइक्रोबायोम का जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो जो पेशेंट्स को लगता है कि क्या कुछ रोल है अभी डाइट का कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। डाइट ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये पॉडकास्ट का जो मेन कंसर्न है कि डाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो डाइट 100% प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स को अवॉइड करना है और ऐसे फूड आइटम्स जो इन्फ्लेमेशन को कम करें उन्हें हमें कंज्यूम करना है। बिल्कुल। और इसमें मैं एक और बात भी आपको ऐड करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, भोजन ऐसा होना चाहिए जो आपका ईजिली डाइजेस्टेबल भी हो। आप अगर कुछ ऐसा भोजन करते हैं जो आपको पच नहीं रहा, आपको इंडाइजेशन पैदा कर रहा है, वो आयुर्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि उससे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं
और वो फूड जाके आपकी स्किन के ऊपर ट्रिगर करके और ऑटोइम्यून डिजीज और सोराइसिस को पैदा यस इसी चीज़ को एक्चुअली मॉडर्न बहुत अमेजिंग है कि कैसे हम एक पॉडकास्ट हम लेके आ रहे हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स मिल के ये बता पा रहे हैं कैसे साइंस को हम वैलिडेट कर पा रहे हैं। आज की डेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि आपने जो बात बताई कि ऐसा खाना खाने से जो टॉक्सिन बन रहे हैं, जो सर्कुलेट हो रहे हैं ब्लड में, ये आज की डेट में हमें पता है कि जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉन्स डिजीज जिसे हम कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि हमारे IBD के स्पेक्ट्रम में आते हैं, ये सोराइसिस वाले पेशेंट्स में डॉक्टर साहब 4 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो आप कहना चाह रहे हो 3000 साल पहले आयुर्वेद ने बोला, ये चीज़ एक्चुअली आज की डेट में हम प्रूव कर पा रहे हैं। ये जो फाइंडिंग्स हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज़ हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रॉन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें कि पेशेंट्स को खाने के बाद गैस होती है, पेट में दर्द रहता है, लूज स्टूल आते हैं, डायरिया हो जाता है, कभी कभी ब्लड भी निकलता है खाने में लूज स्टूल्स में, ये सारी चीज़ें सोराइसिस वाले पेशेंट्स में 2 से 4 गुना ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। और इसी को अगर हम आम भाषा में बोल रहे हैं, जिसको हम आजकल मॉडर्न साइंस में टॉक्सिन्स बोलते हैं, ये बुक्स में इसको आम धातु बोला हुआ है। तो वही इनडाइजेस्टिव फूड ही मेजर ट्रिगर है सोराइसिस के। तो डेफिनेटली डाइट को तो उसका मतलब बहुत ही बड़ा रोल है। डेफिनेटली बहुत रोल है। कुछ डॉक्टर साहब ऐसे कुछ आप बताओ कि एक आम पेशेंट या आम व्यूअर जो ये वीडियो को देख रहा है, जिसको लगता है कि ये कुछ रोल ही नहीं है डाइट का, वो कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कैसे? क्योंकि हमें पता है कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बिल्कुल। तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे रेगुलेट करें इसमें? देखिए, बहुत जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी है कि इंडिया में हमने जब आज से 20 साल पहले सोराइसिस के पेशेंट शुरू हुए थे, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड 4 फोल्ड्स, 4 गुना ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ गए हैं। और उसका एक ही कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो और मैंने क्या नोट करता हूँ, अगर हम पेशेंट को जब समझाते हैं और पेशेंट को सब पहले ही पता होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत है। मैं यहाँ अपने व्यूज़ को ये बताना, आपको सबको पता है कि प्राणायाम अच्छा होता है, सैर अच्छी होती है, लेकिन हम करते नहीं। लेकिन आप सोराइसिस की सीरियसनेस को समझें तो डेफिनेटली आपको जब पता लगेगा इट इज़ नॉट ए गुड डिजीज विच यू हैव अचीव, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, नंबर 1। और फिर कायाकल्प का जो ट्रीटमेंट प्लान है, इसके अंदर जो हम हर्ब्स देते हैं वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसे क्या हर्ब्स हैं उसमें? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि विथानिया सोमनिफेरा एक हर्ब जो हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट की, अपनी मेडिसिन के अंदर। विथानिया सोमनिफेरा, हाँ। और इसका एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं। साथ में कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ब्रेन कामिंग, नर्व कामिंग हर्ब्स हैं, जिसमें मुलट्ठी आती है, जिसमें शंख पुष्पी, जटामांसी, ब्रह्मी, ये सब हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ट्रिगर्स आए होते हैं बॉडी के अंदर, ये हर्ब्स उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और वो जाके स्किन के ऊपर जो अटैक उन्होंने करना होता है तो वो नहीं करता। तो मतलब हर्ब्स का यहाँ पे आप बता रहे हैं कैसे कायाकल्प ग्लोबल की ट्रीटमेंट प्लान से इम्यूनिटी को रेगुलेट किया जा सकता है। एक तो आपने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस, एक आपने बताया कि जो हमारे प्रोटोकॉल में जो हर्ब्स इस्तेमाल हो रही है उसका, तो ये सारी हर्ब्स का मेन रोल है इम्यूनिटी की रेगुलेशन। क्यों क्या हो रहा है कि सोराइसिस के अंदर इम्यूनिटी तेज़ हो जाती है और वो अटैक करती है स्किन के सेल्स के ऊपर, वो तेज़ हो जाता है। अगर हम किसी तरीके से इम्यूनिटी को रेगुलेट कर दें, इम्यूनिटी उसकी नॉर्मल हो जाए, तो डेफिनेटली जिसको बोलते हैं कि सोराइसिस अगले साल वापस ना आए, वो ऐसे ही अचीव किया जा सकता है अगर आपने इम्यूनिटी को रेगुलेट कर दिया उस पेशेंट की, और ऊपर से आपने ऑयल एप्लीकेशन और वो सब जो हम अपने प्रोटोकॉल में बताते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट डिजीज जितना पहले हुआ करता था। गॉट इट। और डॉक्टर साहब, जैसे आपको इतने साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कौन कौन से फूड हैं जो इसमें नुकसान करते हैं और जो पेशेंट को नहीं खाने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर साहब ने यहाँ हमारे से। बहुत सारे पेशेंट्स कमेंट में भी हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं, वीडियो कंसल्टेशन की क्वेरीज आती हैं, उसमें पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर से कि ऐसा क्या है जो हम ना खाएं, या ऐसा क्या है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पेशेंट के माइंड में बहुत होता है कि कुछ घर पे वो कुछ ऐसा कर लें जिससे कि उनको ट्रीटमेंट में बेनिफिट मिले। इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका जो चीज़ें हमें नहीं खानी, जैसे मैंने पहले बताया आपको वीडियो के शुरुआत में, कि जो भी खाने के आइटम इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे हैं बॉडी में, उनको हमें अवॉइड करना है। जैसा कि हमने बताया कि रेड मीट, मटन जिसे हम कहते हैं, हमें पता है कि रेड मीट जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारी बॉडी में, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई, उसका लेवल बढ़ाता है हमारी इंटेस्टाइन्स में, तो हमें रेड मीट अवॉइड करना है। और अगर हम बात करें जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही हैं, जैसे कि आपका
लाल मिर्च हो गया या आपके स्पाइसेस हो गए, हरी मिर्च हो गई, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको बढ़ा रही हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। नंबर 2 जो पेशेंट कर सकते हैं वो है अल्कोहल सेसेशन। अल्कोहल हमें नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि अल्कोहल से 3 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1, एक तो अल्कोहल हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है। नंबर 2, अल्कोहल से क्या हो रहा है कि स्किन में जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है। एंड वी नो दैट सोराइसिस क्या कर रहा है, सोराइसिस का मेन सिम्टम क्या है, ड्राइनेस, इचीनेस। तो हमें अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। डॉक्टर रमेश, मैं आपको रोक एक पॉइंट कहना चाहूँगा। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से ऐसे मैंने हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, और एक रात को मैंने ये 3 ड्रिंक्स लिए और पूरी बॉडी जो है वो रेड हो गया। और जो आप ये कह रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली भी कोरिलेट हम अपने क्लिनिक पे करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मतलब अल्कोहल तो ऐसा ट्रिगर है कि मतलब कम मात्रा में भी लो या चलते हुए ट्रीटमेंट के साथ भी आप लो तो वो एकदम ट्रिगर कर देता है सोराइसिस को, फ्लेयर अप कर देता है। तो मैंने बताया कि एक तो इससे इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक इससे हमारे स्किन में ड्राइनेस आ रही है क्योंकि वाटर कंटेंट को कम कर रहा है। थर्डली जो हमारी बॉडी में हिस्टामिन होता है, जो मास्ट सेल्स होते हैं, वो एक तरह के सेल होते हैं हमारी बॉडी में, वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है, यही खुजली का कारण है। तो सोराइसिस के पेशेंट्स को जो मेन कंप्लेंट रहती है इचिंग, वो ये पैदा कर सकता है अल्कोहल। तो हमें अल्कोहल नहीं, हाँ बिल्कुल हमें अल्कोहल अवॉइड करना है। एक थर्ड चीज जो डाइट में नहीं आती है लेकिन लोग अपने लाइफस्टाइल में यूज करते हैं, वो अल्कोहल से ही मिलता जुलता है, वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, जिसको कि हमने पित्त बोला है आयुर्वेदिक ग्रंथों में, ये बढ़ाता है और हमें स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। तो ये तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स, आपके मन में कुछ ऐसे फूड आइटम्स आ रहे हो जो अवॉइड करने चाहिए हमें? देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, जो चीज़ें आपने बताई हैं ये सारी साइंटिफिक हैं और हम अपने सारे पेशेंट्स को इन चीज़ों को अपनाने को बोलते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको 2 अपने एक्सपीरियंस से ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो प्रैक्टिकल हमने देखा है जिससे कि सोराइसिस ट्रिगर करता है। वो है कुछ एलर्जन फूड ऐसे हैं जैसे कि बैंगन को। बैंगन में क्या हो रहा है कि कुछ एलर्जन ऐसे हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बैंगन खाया था, जीभ में हल्के हल्के दाने हो गए। तो वो क्या हो रहा है कि बैंगन हैज़ गॉट सम एलर्जेंस जो कि ब्लड में जाके सोराइसिस को भी ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, तो ब्रिंजल अवॉइड करना। ब्रिंजल शुड बी अवॉइडेड इन सोराइसिस पेशेंट। एंड सेकंड इज कच्चा टमाटर। कच्चा टमाटर में अगेन एलर्जेंस होते हैं, पकाने के बाद वो कुक करने के बाद उसकी एफिकेसी नहीं रहती। अब कुक्ड फूड में सब्जी में खा सकते हैं, सब्जी में हम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे टमाटर का प्रयोग करते हैं, अगेन ट्रीटमेंट चलते ही बीच में फ्लक्चुएशन आती है। तो कायाकल्प पर हम अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमने नोट किया है कि बैंगन, कच्चा टमाटर, जैसे आप अल्कोहल बोल रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली ए नॉन ट्रिगर ऑफ दिस डिजीज। और साथ में सिगरेट स्मोकिंग, ये डेफिनेटली अपने एंड रेड मीट इज अगेन डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे आपने हमें बताया कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था, हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं खाना। बट आप हमें ऐसा भी बताएं कि क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं जो पेशेंट की रिकवरी में उनको और ज़्यादा हेल्प करें। ओके, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँ क्या खाएं, बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए हमें ये समझना है कि आखिर सोराइसिस में क्या हो रहा है। सोराइसिस में हमारी स्किन की पपड़ी बन रही है। पपड़ी बनने का मतलब क्या है, जो स्किन सेल्स की डिवीजन की रफ्तार है वो फास्ट हो गई है। तो स्किन नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फास्ट बन रही है, उसकी वजह से वो पपड़ी बन रही है, पपड़ी बन के झड़ रही है। तो हमारे स्किन में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं केराटिन। तो और ये पपड़ी के झड़ने से क्या हो रहा है, ये केराटिन प्रोटीन हमारे बॉडी में से लूज हो रहा है। तो हमें ऐसी डाइट लेनी है जिससे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कंटेंट एडिक्वेट रहे। तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रोटीन कंटेंट कहाँ से मिलेगा, चिकन से मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग्स में मिलेगा। तो फिश और एग्स में क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन में क्या होता है, विटामिन B12 होता है। ये सारी डेफिशिएंसीज हमें इन सोर्सेज से मिल जाती है, न्यूट्रिशनल सोर्सेज से। आगे अगर हम बात करें तो हमें नट्स खाने चाहिए। नट्स में क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 हमें पता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हमें पता है कि सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और हमें ऐसा खाना खाना है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। तो नट्स आर रिकमेंडेड, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज रिकमेंडेड। और अगर हम बात करें तो विटामिन ए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए जो है वो हम लोग एलोपैथी में एसिट्रेटिन में भी देते हैं सोराइसिस पेशेंट्स को। और वो विटामिन ए किस में मिलता है, गाजर में मिलता है, पालक में मिलता है। तो गाजर और पालक खाना चाहिए। और विटामिन डी जो मैंने आपको पहले बताया, क्यों बताया, क्योंकि विटामिन डी रिक्वायर्ड है स्किन सेल्स की डिवीजन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए। तो इसलिए हमें विटामिन डी खाना है, हमें विटामिन ए खाना है, और हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं जिससे कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए। क्या आपके माइंड में कोई ऐसी बात आ रही हो? मैं आपको प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि अपने दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक चीज़ नोट करें, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं
उसमें क्या हो रहा है कि जो मेडिटेरियन डाइट है, मेडिटेरियन डाइट क्या होती है कि जो जापानीज लोग हैं उनके अंदर सोराइसिस सीवियरिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पीपल। और डाइट में फ़र्क क्या है, आप उस चीज़ को समझें और अपने पे भी अपनाएं तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प मिलेगी। वो क्या है कि मेडिटेरियन डाइट जो जापानीज लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो फिश का यूज़ ज़्यादा करते हैं, वो फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं, वो नट्स का यूज़ करते हैं अपनी डाइट में। ये ऐसी डाइट है जो वज़न को भी कम करती है। और हमने क्या नोट किया है कि जब आप ऐसी डाइट करते हैं जिससे आपका वेट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि ये लेस कैलोरी डाइट है, जैसे आपका वेट लॉस भी थोड़ा होता है आपके सोराइसिस के सिम्टम्स भी कम होने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली जब ये जापानीज डाइट जो मैंने बताया 4 चीज़ें, इनको आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपके सोराइसिस में हेल्प करती है। और ये चीज़ सच है और प्रैक्टिकल है। इसका कैसे पता लगता है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे पास पैन बर्ड से प्रोफाइल्स आते हैं, सारी दुनिया के पेशेंट्स कायाकल्प से ट्रीटमेंट अपना मंगाते हैं ऑनलाइन, और उसमें जो अमेरिकन पेशेंट हमारे पास आते हैं हमने क्या नोट किया है कि उनकी डाइट के अंदर फैट्स ज़्यादा हैं, वो पिज़्ज़ा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, वो शुगर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में जैसे जैसे वेट गेन होता जा रहा है और हाई फैट हाई शुगर डाइट का और मटन का यूज़ ज़्यादा करने से सोराइसिस ट्रिगर होने लग जाता है। तो जो चीज़ आप कह रहे हैं ये बिल्कुल वैलिड है कि इनके साथ अगर पेशेंट को ठीक रहना है तो अपना वेट मैनेजमेंट करते हुए जो हमने डाइट के प्रिकॉशन बताए हैं उनके करते ही डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। परफेक्ट। आई थिंक यहाँ पे एक और बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोबायोटिक्स खानी चाहिए हमको। डॉक्टर धवन, अब प्रैक्टिकल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पेशेंट को अगर जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, व्हाट इज़ द परसेंटेज रोल दैट डाइट प्लेज इन देयर ट्रीटमेंट? आखिर ट्रीटमेंट जब वो लेते हैं हमसे तो आखिर डाइट का कितने % रोल है इसमें? देखिए, जितने भी पेशेंट हमारे से दवाई मंगवाते हैं हम उन सब पेशेंट्स को क्या गाइड करते हैं कि मेडिसिन की रेगुलरिटी जो है दैट इज़ 95% ऑफ द ट्रीटमेंट। और जो भी प्रिकॉशंस आपको हम बता रहे हैं, अगर आप मेडिसिन बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं तो ये 5% आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को और इम्प्रूव करने को और वापस ना आने को। पर मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं अपने पॉडकास्ट में, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए प्राणायाम, और जो हमने अल्कोहल सेसेशन, स्मोकिंग सेसेशन, सन एक्सपोजर, वो जो पार्ट है वो काफ़ी रोल प्ले करता है। और बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली रोल प्ले करती हैं, लेकिन अगेन आई से मेडिसिन इज 95% एंड प्रिकॉशंस आर जस्ट। क्या होता है कि पेशेंट जब हमें कांटेक्ट करते हैं तो उनको लगता है कि शायद डाइट से ही बहुत फर्क पड़ रहा है, उनको इस चीज़ का स्ट्रेस होने लग जाता है कि मैं डाइट ठीक ले रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरे साथ ये तो नहीं हो रहा, क्या इसकी वजह से तो नहीं बढ़ गया, क्या इसकी वजह से तो नहीं कम हो। वो इस पे उनका दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है पेशेंट का। पर आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो करें, कॉन्स्टिपेशन ना रहे उनको, है ना, और डाइट ऐसी लें, हाई फाइबरस डाइट लें जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना रहे उनको, और जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस पर ध्यान दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने अपने सभी, अगर आप मेडिसिन 6 महीने खा के अगर 1 महीने का गैप दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप अपना ट्रीटमेंट बहुत डेडिकेशन से करें, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेडिसिन से हम आपके टॉक्सिन्स को क्लियर कर रहे हैं। Exactly. और टॉक्सिन्स जब 80% क्लियर हो रहे हैं और अगर आप मेडिसिन को सडन स्टॉप कर रहे हैं तो वो टॉक्सिन्स फिर बढ़ने लग जाते हैं और हमारी मेहनत और ज़्यादा डबल हो जाती है। तो रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर इसका मतलब तो क्या ऐसा है कि दवाई लंबे समय तक खानी पड़ेगी आपकी? ऐसा बिल्कुल नहीं। हम अपने सभी पेशेंट्स को बोलते हैं कि इट इज़ ए डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज, कष्ट साध्य रोग डेफिनेटली है, पर अगर हम आपकी 1 से 2 विंटर्स हेल्दी क्रॉस करा देते हैं, अच्छा, तो आपके सारे टॉक्सिन्स ब्लड में से क्लियर हो चुके हैं। अब आपको दवाई की रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे हम डालेंगे, जिसमें कि गर्मियों में ऑयल, सर्दियों में अगर थोड़ा सा ट्रिगर आता है तो 4 मंथ्स तक मेडिसिन। मतलब जरूरी है कि पहली विंटर अगर वो हेल्दी निकाल ले, उसके बाद सिर्फ सॉर्कर ऑयल लगाने से ही बिल्कुल ठीक है, डिजीज वापस नहीं आती है। डेफिनेटली ये तो जो मिथ है लोगों के मन में कि इसकी लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। और डाइट का रोल सिर्फ आप जैसे बता रहे हैं कि कायाकल्प ग्लोबल की ट्रीटमेंट के साथ सिर्फ 5%। तो पेशेंट इस बात पे ध्यान दें कि वो सही डॉक्टर के साथ जुड़ें, पेशेंट्स के साथ अपना इलाज करवाएं, डेली जो उनको गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उसका पालन करें, 15 से 20 मिनट धूप दिखाएं सॉर्कर ऑयल लगाने के बाद। तो अगर वो इस तरफ चल रहे हैं तो डाइट सिर्फ 5% रोल प्ले। बिल्कुल। और लाइफस्टाइल मॉडल, ये जो आपने बात कही
ये प्रैक्टिकल है जो कर सकता है पेशेंट अपने डेली लाइफ में, जो सच भी है। यस, क्योंकि जो हम इतने 30 सालों से देख रहे हैं ऐसा ही हम करवाते हैं और डेफिनेटली जो रिजल्ट हमें, जैसे हमने बताया, 4 पैरामीटर्स में रिजल्ट मिलते हैं, रेडनेस कम होना, इचिंग कम होना, स्केल्स कम होना और उठापन कम होना। ये डेफिनेटली 3 महीने के ट्रीटमेंट प्लान जो पेशेंट हमारे से मंगाते हैं, बस 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट प्लान में ये डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। अमेजिंग। डॉक्टर धवन, इतने सालों का हमें एक्सपीरियंस है, तो आप बताएं कि कोई ऐसी गलतफहमी पेशेंट आपके पास कभी लेके आए हों या आपको पता हो? देखिए, ज़्यादातर पेशेंट्स क्या पूछते हैं हमारे से कि जब उनकी डिजीज़ सोराइसिस है तो नेट के ऊपर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वो ये पूछते हैं क्या धूप लगाना है कि धूप से अवॉइड करना है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अपने पेशेंट को बताना चाहूँगा कि जिन पेशेंट के अंदर सोराइसिस रेड कलर का है, उनके ऊपर अगर धूप लगाई जाती है तो इचिंग और खुजली बढ़ जाती है, उनको धूप नहीं लगाना चाहिए। और जो प्लेक सोराइसिस होती है, जिसके अंदर सिल्वरी कलर की पपड़ियाँ आई होती हैं, उनके अंदर जब हमारा सोरकर ऑयल हम लगाने को देते हैं तो धूप लगानी चाहिए, उससे रिकवरी फास्ट आती है। पर पेशेंट को समझ नहीं लगता कई बार कि वो कितना रेड है या करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फोटोग्राफ्स हमारे डॉक्टर्स की टीम को भेजें, दे आर वेरी एक्सपर्ट, वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि आपको धूप लगानी चाहिए। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और नहीं लगाना और ज़्यादा लगाने से और ख़राब होता है। यू सेंड योर पिक्चर्स एंड अवर टीम ऑफ डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ इट। तो मेनली ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, पेशेंट जो है एक सही डॉक्टर के साथ जुड़े और सिंपल एक व्हाट्सएप पे हमें फ़ोटो भेजें। बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा और एक पेशेंट की जर्नी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि डाइट प्लेज अ 5% रोल अगर कायाकल्प ग्लोबल का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप ये पेशेंट ने हमें फ़ोटो भेजा और ये आई थिंक क्लिनिक पे नहीं आए थे, इन्होंने व्हाट्सएप पे ही हमें फ़ोटो भेजा था। ये इनके स्कैल्प का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कैसे इनके स्कैल्प में जो है पपड़ी बन रही है, लाली है, ब्लीडिंग है। और अगर अब हम बात करें, ये इनकी आफ्टर की फ़ोटो, आप देखेंगे कैसे कि 2 महीने के ट्रीटमेंट में ही इस पेशेंट को मेडिसिन खाने से और सोरकर ऑयल लगाने से और 10 से 15 मिनट सन एक्सपोजर कर लेने से ये इनके अंदर रिकवरी आई है। और इनमें हमने कोई सख्त परहेज़ नहीं बताया, सिर्फ जो 2 परहेज़ हम बताते हैं वो है कि कच्चा टमाटर और बैंगन, इन 2 चीज़ों के परहेज़ करने से। और एक टिप जो हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी शेयर की है वो है रात को सोने से पहले 3 ग्राम हल्दी दूध में मिला के, गर्म दूध में मिला के पीने से। तो बेसिक हल्दी और कच्चा टमाटर ना खाना और बैंगन ना खाना और कायाकल्प ग्लोबल के ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करना, ये 2 महीने में ही इनके स्कैल्प सोराइसिस में इतना रिकवरी आ गया है। डॉक्टर साहब, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोई व्यूअर्स के लिए आपके पास कोई ऐसी टिप हो जिससे कि उन्हें घर बैठे बैठे होम रेमेडी में कुछ हेल्प मिले, कुछ ऐसा कुछ लगाने को आप बता सकें। जैसे हमारे इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमने क्या नोट किया है कि पेशेंट को सोराइसिस को सीरियसली लेना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ये पूछें कि क्या टिप है या क्या होम रेमेडी है, तो मैं गाइड कर सकता हूँ आपको कि आप नारियल का तेल लें और उसके अंदर कपूर को पीस के और बिल्कुल उसका पेस्ट बना लें और उसको सोराइसिस के पैचेस के ऊपर आप लगाएं। जो नारियल तेल होता है ये बेस्ट लुब्रिकेंट होता है, ये मॉइस्ट रखेगा आपकी स्किन को और स्केल्स को रिमूव करने में भी कपूर हेल्प करता है। तो कुछ परसेंटेज हेल्प इस चीज़ से मिल जाती है। ये तो एक आई थिंक बहुत ही अच्छी टिप है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी हमने नोट किया कि ये तो हमारे देश में प्रथा है ऑयलिंग की। साउथ एशियन कंट्रीज़ में नो कोकोनट ऑयल लगाना बालों पे या स्किन पे, ये तो हम लोग फॉलो करते ही आ रहे हैं आई थिंक। और ये बाहर के देशों में अगर हम बात करें, वहाँ पे बेचारों को सिर्फ वैसलीन या ऐसी टाइप की इमोलिएंट्स मिल पाते हैं और वहाँ पे कोकोनट ऑयल लगाने का इतना कल्चर नहीं है। तो हमारे इंडिया में तो हम बहुत लकी हैं कि हमें कोकोनट ऑयल इतनी इजीली अवेलेबल है और उससे, जैसा कि आपने बताया कि ड्राइनेस कम होती है, एजिंग कम होती है, मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। मैं एक बात कहूँगा कि हमारे पास इतने प्रोफाइल यूएसए से आते हैं और वो सब लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनके कल्चर में ऑयल एप्लीकेशन है ही नहीं है। वो वैसलीन लगा रहे हैं। तो हम जब उनको ऑयल देते हैं वो फुल बॉडी ऑयल लगाते हैं, इतनी बेटर रिकवरी आती है एंड दे आर सो थैंकफुल। सोरकर ऑयल लगाते हैं? सोरकर ऑयल, अच्छा, सोरकर ऑयल उनको जब हम लगाने को देते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा वीडियो इसमें एंड में कि एक मेरा पेशेंट है, वो यूएसए में रहती है और उसकी मदर जो है वो रहती है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर धूप बहुत होती है, इजराइल के आसपास के कंट्री में रहती है। वो क्या करती है कि हमारे से 6 महीने का ट्रीटमेंट इकट्ठा मंगाती है यूएसए में और छुट्टी लेके ऑयल, सोरकर ऑयल को लेके वो इजराइल चली जाती है और वहाँ पर लेट के और ऑयल लगा के धूप में रहती है। कह रही मेरी ज़िंदगी डॉक्टर साहब बदल गई और अब मैं पूरी तरह ठीक रहती हूँ, क्योंकि सर्दियों में अमेरिका में बहुत ठंड पड़ती है और सोराइसिस ट्रिगर हो जाता है। तो वो हमारा सोरकर ऑयल और ट्रीटमेंट लेके अपनी माँ के पास इजराइल चली जाती है और वहाँ दवाइयाँ लगाती है एंड शी इज सो हैप्पी। अमेजिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने केस शेयर किया हमारे साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं
गाइस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे सोराइसिस में डाइट का बहुत बड़ा रोल है, क्या हम खाएं क्या हम ना खाएं, किस टाइप के फूड आइटम्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं बॉडी में और सोराइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने वाले जो खाना होता है, जैसे कि रेड मीट हो गया आपका, मटन हो गया आपका, चिलीज़ हो गई आपकी, एक्सेप्ट सर ने बताया हल्दी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इनको हमें अवॉइड करना है। बहुत ही आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। और मैं फिर से ये बात एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि ये इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का ऐसा पहला पॉडकास्ट है जहाँ पे 2 टाइप के साइंसिस्ट, 2 टाइप के डॉक्टर्स बैठ के एक डिजीज़ के बारे में डायसेक्ट कर रहे हैं कि कैसे उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क अ क्वेश्चन फॉर अस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। हम उसको डेफिनेटली आंसर करेंगे। थैंक यू।